चलिए तबीयत ठीक रखो भाई। हम लोग के लिए तो मौसम चेंज हुआ है, तुम्हारे लिए थोड़ी हुआ है। बाकी लोग क्या अंटियां दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। बच्चे लोग की तबीयत कम खराब होनी चाहिए, मालूम उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो उन लोग की जल्दी खराब नहीं होती, एज के साथ तो फिर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। समझ गए ना? इसलिए लॉजिक काम नहीं आया। ठीक है। ये लॉजिक काम नहीं आया है। चलिए आज हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना बोले या सेल संरचना एक ही है। भूगर्भ का मतलब जानते ही ना आप लोग। भूगर्भ, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को खोदोगे तो क्या निकलेगा? चट्टानें ही निकलेंगी। इसलिए भूगर्भिक संरचना पूछे या फिर सेल संरचना रॉक स्ट्रक्चर पूछे, दोनों सेम है। तो ज्योग्राफी में हम लोग भूगर्भिक संरचना क्यों पढ़ रहे हैं? है ना, भूगर्भ के लिए तो अलग से एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी, है कि नहीं भाई? जियोलॉजी एक सब्जेक्ट, इसमें भूगर्भ का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अलग से हम लोग ज्योग्राफी में क्यों पढ़ते हैं? क्या अभिषेक बाबू बताओ। घर गए थे? घर घूम घाम के आ गए? चलिए, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हो घर जाने के बाद कि जो पूरा भूल जाते हो? क्योंकि दिक्कत आ गया था। हाँ मतलब, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि एक दो महीने बाद फिर वही शुरू से लगेगा, फिर शुरुआत कहाँ से करें? तो थोड़ा सा टच में ऑनलाइन वगैरह देखते रहा करो, है कि नहीं भाई? दिक्कत क्या आ गई थी? दिक्कत जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। तो भूगर्भ संरचना का अध्ययन इसलिए करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर भी जो चीज़ें फाइनली बनती है वो वहाँ के रॉक स्ट्रक्चर पे, भूगर्भ संरचना पे ही डिपेंड करती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है कि कहाँ पे माउंटेन बनेगा, कहाँ पे किस प्रकार की टोपोग्राफी बनेगी। ये सब भी किस पे डिपेंड करेगा? आपका रॉक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आ रही ना बस समझ में? कि रॉक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम आपके जो कहाँ पे फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, कहाँ पे फॉल्ट्स बनेंगे, पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज़ें हो रही है वो सब किस पे डिपेंड करती है? आपके जो रॉक स्ट्रक्चर पे ही। उसके अकॉर्डिंग बाहर जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं पूरा का पूरा रॉक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर पॉइंट? इसलिए रॉक स्ट्रक्चर का स्टडी जरूरी है। तो भारत में ओल्डेस्ट, है ना, भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पूरे की पूरी रॉक स्ट्रक्चर मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में। ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट मतलब प्राचीनतम से नवीनतम तक, प्राचीनतम से नवीनतम तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, रॉक्स मिलती है इंडिया में जो है। इस तरीके से जो प्राचीनतम से नवीनतम तक मिलती है, तो भूगर्भ का ही संबंध किससे? मिनरल से भी है ना। भूगर्भ का भी संबंध किससे? खनिज से, है कि नहीं है? तो इस कारण से खनिजों की के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो हमें रॉक स्ट्रक्चर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए भी हम लोग इसको पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि मिनरल्स कहाँ पे किस प्रकार के मिलेंगे। तो इसलिए भारत खनिज संसाधनों में धनी देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक सभी प्रकार की चट्टानें मिलती है। इस कारण से अलग अलग प्रकार के खनिज भी भारत में, इसके कारण से क्या होंगे आपके जो है, भारत में अलग अलग प्रकार के खनिज भी मिलते हैं। आया समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले। समझ में आ गया ना भाई कि हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या हो गया? एक तो मिनरल्स वगैरह कहाँ कैसे मिलेंगे, किससे पता चलेगा? वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से पता चलेगा। फिर कहाँ पे किस प्रकार का लैंडफॉर्म डेवलप होगा, कहाँ पे किस प्रकार की भू आकृतियाँ बनेंगी, ये भी किस पे निर्भर करेगा? वहाँ की चट्टानों पे निर्भर करेगा, है ना। आप लोग को घर बनाना है तो पहले टेस्ट करते हैं ना जमीन का, पोली जमीन तो नहीं है, करते भी नहीं करते हो?
तो कुछ भी निर्माण करना है पृथ्वी पर, सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, तो ऐसे थोड़ी कि एयरपोर्ट बनाया पता चल रहा है कि जैसे प्लेन होने लगा पूरा ज़मीन धंस गई नीचे, ऐसा नहीं होता है। पूरा सर्वे किया जाता है वहाँ पे जो है, आई ना बस समझ में। रेलवे लाइन भी बिछानी है तो कहाँ से जाएगी रेलवे लाइन, कोई धंसने वाली ज़मीन तो नहीं है वहाँ पे, पूरा का पूरा सर्वे किया जाता है, तब जा करके रेल रूट, रोड रूट वगैरह सब निकाले जाते हैं। आई ना बस समझ में तभी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा मानव का सेटलमेंट है, मानव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, रॉक स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। तो इसके कारण से रॉक स्ट्रक्चर के बारे में जानना इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम लोग पढ़ भी रहे। और ताकि कल के दिन में प्रशासक बनो तो कहीं पे सड़क बनवाना हो तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करोगे, रॉक स्ट्रक्चर का स्टडी करवाओगे, भाई देखो वहाँ पे किस प्रकार की सड़क बन सकती है। चलिए, तो सबसे पहले भारत में जो है इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, आपका ठीक है। सबसे पहले ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इसका हम लोग एक पहला कहते हैं आर्कियन समूह की चट्टानें, कल देखा था सबसे ओल्डेस्ट वाले में आता है आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन ऑर्डर रॉक्स। दूसरा को हम लोग पुरान समूह की कहते हैं, पुरान, ये इंडियन कंटेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया, पुरान समूह की चट्टानें। पुराना ग्रुप्स। तीसरा है द्रविडियन, नेक्स्ट हमारा है आपका द्रविडियन ग्रुप, द्रविडियन समूह की चट्टानें। और वर्तमान में आपके जो है आर्यन समूह जो नवीनतम है, आर्यन ग्रुप रॉक्स। तो ये सबसे पहले तो चार भागों में डिवाइड किया गया आपका। आर्कियन ओल्डेस्ट हो जाएगा, आर्यन क्या हो गया आपका, न्यूएस्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्कियन में आपके दो आ जाएंगे, इसके अंतर्गत जो है एक आपका आर्कियन और धारवाड़, इसमें पहला का नाम आर्कियनी कहा जाता है, आर्कियन। और दूसरा आ जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानी। पुरान समय में कुड़प्पा और विंध्यन, कुड़प्पा और विंध्यन, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा और विंध्यन, द्रविड़ में कोई अलग से नहीं है आपका। इसमें आ जाएंगे आपकी गोंडवाना क्रम, आपका सबसे पहला आ जाएगा गोंडवाना क्रम। फिर आएगा आपका दक्कन क्रम, दक्कन। फिर आएगा टर्सरी या तृतीयक कहते हैं, टर्सरी। और है आपका क्वाटनरी, चतुर्थक, नवीनतम चट्टानें होगी चतुर्थक। तो इस तरीके से ये
ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की ओर जाएंगे तो ये मिलेंगे आपको आर्कियन से चतुर्थ क्रम। तो सबसे पुरानी हो गई आर्कियन क्रम, सबसे ओल्डेस्ट सबसे न्यूएस्ट हो गई आपकी क्वाटरनरी टाइप या क्वाटरनरी ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट? तो पहले तो क्वेश्चन कभी एक सीक्वेंस आपका पूछ सकता है प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम में। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? सीक्वेंस, ओल्ड से न्यू की ओर या न्यू से ओल्ड की ओर। तो पूरा सीक्वेंस याद रखना है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो ये पहला सीक्वेंस याद रखना है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, इनकी विशेषताएं और कहाँ किन किन क्षेत्रों में मिलती है उसको देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई भी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऑप्शनल में भी ये टॉपिक में सेम इतना ही पढ़ना है ना। ऑप्शनल में टॉपिक जिसका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऑप्शनल में भी इतना ही पढ़ना है जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक। ऑप्शनल में पेपर सेकंड के पहले टॉपिक पर है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ करके टॉपिक है। क्या टॉपिक है आपका? स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, संरचना और उच्चावच करके टॉपिक है। संरचना एवं उच्चावच क्या है? संरचना एवं उच्चावच। तो संरचना में क्या पढ़ेंगे? तो ये वाली संरचना पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या सेल संरचना। तो ऑप्शनल में जाके सिलेबस देखिएगा, आप लोग के पास होगा। तो पहला टॉपिक पेपर सेकंड का संरचना और उच्चावच लिखा हुआ है। हालांकि उसके पहले एक टॉपिक और लिखा होगा, भारत का अंतरिक्ष पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष संबंध करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, उसमें उसको भी देखेंगे। तो ये टॉपिक है। तो संरचना में क्या पढ़ना समझ में आ रहा है ना आपको? ऑप्शनल में भी, तो उसमें ब्रैकेट में लिख लो, ऑप्शनल में भी इतना ही पढ़ना है, एक भी वर्ड्स इधर से उधर नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं आर्कियन। तो कल हमने देखा था, आप लोगों को टाइम क्रोनोलॉजी में बताया था मैंने, हेडियन सबसे पुराना था, याद आ रहा है आप लोग को? तो हेडियन में हमने देखा था कि इसमें पृथ्वी का निर्माण चल ही रहा था ना, पृथ्वी की इनिशियल स्टेज थी, आरंभिक अवस्था थी। इसका मतलब यहाँ पे अभी पृथ्वी आग का गोला थी, मैग्मा के रूप में थी, हॉट गैसियस फॉर्म में थी। आ रही ना बस समझ में? तो इस कारण से आपका जो है यहाँ पे चट्टानों का निर्माण अभी हुआ नहीं था। जब यही मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो उसके बाद जो टाइम पीरियड है आपका कौन सा मिलता है? आर्कियन वाला मिलता है। इसलिए सबसे पुरानी चट्टानें जो मिलती है वो कौन सी हो गई आपकी? आर्कियन क्रम की हो गई। तो आर्कियन क्रम की पुरानी चट्टानें हो गई। तो पहला तो यही पॉइंट लिख लो, प्राचीनतम चट्टानें। भारत की सबसे ओल्डेस्ट कौन सी हो गई आपकी? जो है प्राचीनतम चट्टानें जो है ये वाली कहलाएंगी, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम हो गया, रॉक ऑर्डर हो गया। आ गया समझ में पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? ओल्डेस्ट है तो ये किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी? आग्नेय और कायंत्रित चट्टानें मुख्य रूप से मिलती है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगी। पुराना है तो कुछ मेटामॉर्फाइज भी हो गई है कि नहीं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी, ओल्डेस्ट है तो। शुरुआत में यही चट्टानें बनी थी। इस कारण से इग्नियस में यहाँ पे ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइट मिलेंगी। मेटामॉर्फिक में नीस मिलता है, नीस टाइप की चट्टानें मिलती है। तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस, ये सब चट्टानें वहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि पृथ्वी का सबसे इनिशियल फॉर्म है, पूरा मैग्मा ठंडा होकर के सबसे पहले ग्रेनाइट वगैरह के फॉर्म में मिलेंगे आपके। क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट याद रखना है आपके जो। फिर आर्कियन है, मैग्मा के ठंडे होने से बना है, तो यहाँ पर भी जीवाश्म का क्या मिलता है? अभाव मिलता है, जीवाश्म नहीं मिलता है। absence ऑफ फॉसिल्स, absence ऑफ फॉसिल्स नहीं मिलते यहाँ पे। आया समझ में? फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने, अब कहाँ पे मिलते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये विशेषताएं हैं जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में, 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। अभी भारत में कहाँ मिलेंगे? तो भारत में
ये लगभग पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में कुछ पार्ट निकाल देते हम लोग। तो यहाँ पे ये लगभग दक्कन पठार टाइप के दक्कन क्रम की चट्टानें जो यहाँ पे पढ़ेंगे आगे ये वाला, तो ये वाला है दक्कन क्रम, ये निकाल दो। दक्कन दक्कन टाइप की चट्टानें हो गई ये वाली। इसके अलावा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में इस तरीके से हाफ सर्कल या अर्धचंद्राकार में ये जो चट्टानें मिलती इसका नाम है कुड़प्पा क्रम। कुड़प्पा। तो बाकी फिर ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप पठार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यहाँ से लेके अरावली, अरावली, विंध्यन, इधर आपका जो है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसके नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट ये क्या कहलाता है आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटो कहलाता है। तो ये जो दो चीज छोड़ दिया, बाकी जो बच गया क्षेत्र उसमें क्या मिलेंगे, आर्कियन और धारवाड़ साथ साथ मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं के टूटने से धारवाड़ बनेंगे आगे। इन्हीं के टूटने से क्या बनेंगी आपकी जो है धारवाड़। तो जितना भी पिंक कलर कर रहा हूँ ये सब कौन सी चट्टानें हो जाएंगी आपका, ये आपका आर्कियन और धारवाड़ हो जाएंगे, दोनों साथ साथ मिलती है ऑलमोस्ट। आपको कल नोट्स इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स मिल गया होगा, उसमें भी मैप दिया होगा, एनसीआर सॉरी एटलस में भी दिया होगा। तो ये हो गया आपका जो है जो पिंक कलर का है वो कौन सा हो गया आपका आर्कियन प्लस धारवाड़। आया समझ में। तो इधर अरावली से स्टार्ट होगा, अरावली, विंध्यन के नीचे वाला भाग विंध्यन और छोटा नागपुर पठार के नीचे पूरा का पूरा जो है ये चट्टानें जो मिलेंगी। तो अरावली में भी कौन सी मिलेंगी, तो आर्कियन धारवाड़ी मिलती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुड़प्पा भी मिलेंगे। तो अरावली में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी मोस्टली। अरावली में भी कौन सी चट्टानें मिलेंगी मोस्टली जो है, अरावली में भी आर्कियन टाइप मिलेंगी, फिर धारवाड़ और थोड़ा सा कुड़प्पा मिलेंगे। फिर विंध्यन के नीचे भी आपका, विंध्यन में भी आपका, विंध्यन जो रेंज है उसमें भी क्या मिलेगा आपका आर्कियन टाइप से मिलेंगी। और छोटा नागपुर पठार में भी देखेंगे तो कौन सी मिलेगी आपका छोटा नागपुर प्लेटो, लिख लिया ना ये वाला, तो छोटा नागपुर प्लेटो में भी वही वाली मिलेंगी। तो इधर पूरा का पूरा जो पिंक कलर मैंने बनाया हुआ पूरा का पूरा आर्कियन धारवाड़ है ना। एटलस भी आपका दिया होगा, एटलस जरूर देखें, मतलब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो थोड़ा सा मैप देखना है। इसमें कुछ ब्लर है, कुछ दिख रहा है, ये जो डार्क डार्क कलर दिख रहा है आप लोग को, ये आपके कौन से होगा आर्कियन एंड धारवाड़ हो गए। ये लिखा ना मेटामॉर्फिक एंड प्री कैम्ब्रियन वगैरह लिखा हुआ है। तो ये आर्कियन क्रम जो है प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये मेटामॉर्फिक वाला ये वाला दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये जो डार्क डार्क कलर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ पे दक्कन है, उसको हटा दो, ये वाला दक्कन है, ये दिख रहा है दक्कन दिख रहा है, दक्कन ये वाला है। तो ये भी
तो ये जो डार्क डार्क दिख रहा है वो लगभग आपका क्या है, आर्कियन क्रम में आता है, आर्कियन क्रम में आता है आपका जो। ठीक है, और कोई साफ मैप नहीं दिख रहा है। हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ये दक्कन प्लेटो है आपका। ये आपका दक्कन दिख रहा है, इस पर जो डॉट डॉट लगा हुआ है पूरा दिख रहा है, ये पूरा किस में जाएगा आपका, आर्कियन टाइप में आ जाएगा। ये आपका जो है, ये लिखा है आपका, ये लिखा है ना आपका, आर्कियन प्रोटेरोजोइक क्रिस्टलाइन रॉक्स। प्रोटेरोजोइक में आपका जो है मिल गया, समझ में आ गया ना। ये वाला जैसे पोर्शन है अरावली वाला, ये कौन सा वाला हो गया आपका, अरावली वाला पार्ट हो गया। इधर पूरा का पूरा दक्कन को हटा दो तो बाकी जो बच गया तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये कुड़प्पा लिखा हुआ है तो कुड़प्पा को मैंने यहाँ बीच में हटा दिया था, नीचे भी इसी के प्रकार से कुड़प्पा हट गया। इधर आपका ये विंध्यन बेसिन है तो विंध्यन के नीचे का पूरा पार्ट जो डॉट डॉट दिख रहा है, विंध्यन के नीचे का दिख रहा है पूरा। तो ये लगभग आपका किस में आ गया, आर्कियन क्रम। एटलस में भी दिया होगा आपके, अच्छे से मैप दिया रहता है तो उसमें से भी देख सकते हो, क्लियर कट आपका दिख जाएगा, इसमें भी दिखा हुआ है। ये आपका दिख रहा है आर्कियन, एक पिंक कलर का बनाया हुआ है, ये आर्कियन लिखा है ना आपका, पिंक पिंक डार्क पिंक ये सब बनाया हुआ वो वाला है। तो इस तरीके से माइंड में एटलस के साथ में, तो साउथ इंडिया में लगभग महाराष्ट्र को छोड़ दो, महाराष्ट्र के कुछ भाग और दक्कन वाले एरिया को, तो कौन सा मिलेगा आपका, आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका आर्कियन क्रम। अब आते हैं हिमालय में, ये रीढ़ की हड्डी के समान मिलता है, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए बस। तो साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग, तमिलनाडु, कर्नाटक है ना, राज्य समझ निकाल लोगे ना, राज्य, राज्य कौन सा आएगा, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र के किनारे वाले भाग है, बाकी जो है लगभग महाराष्ट्र में दक्कन ज़्यादा मिलता है। तो तमिलनाडु आ गया, कर्नाटक आ गया, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आ गया, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, इधर साउथ वाले पार्ट में छत्तीसगढ़ का पूरा मिलता है, आर्कियन सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर इधर आपका तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। इन सब राज्यों में अगर छोटा नागपुर पढ़ा रहे तो झारखंड का पार्ट हो गया आपका जो है ना, झारखंड वाला पार्ट भी हो गया। तो राज्य के अनुसार भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और अरावली वाला है तो थोड़ा सा अरावली का दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, साउथ ईस्ट है ना। क्वेश्चन यूपीएससी मैंने कहा ना कि प्रीलिम्स वगैरह में स्टेटमेंट देगा, तो आर्कियन क्रम में लोकेशन, फिजियोग्राफी के साथ साथ स्टेट्स वगैरह भी पूछेगा तो ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का अरावली की तरह साउथ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट वाले पार्ट्स में मिलेगा आपका, आई ना बात समझ में। और एटलस में एक अलग से मैप दिया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाला, उसको भी सामने रख करके हाईलाइट करके एकदम क्लियर कट पिक्चर माइंड में रखना है कि आर्कियन कहाँ कहाँ मिल रहा है। मैंने कहा ना ऊपर ऊपर सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए, आर्कियन आ गया तो इन इन क्षेत्रों में आर्कियन मिलता है, मैप के थ्रू दिमाग में फिट करना है। आया समझ में, आ रहे ना बच्चों, ठीक है। हाँ अलग से दिया रहता है, इंडिया के आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं, हाँ वो बता दो जिसको नहीं आता मैप देखना, तो आ रहे ना समझ में। ऊपर लिखा रहता है रॉक्स का, क्रॉप्स का, अलग 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 से मैप दिया रहता है, ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन्स का, रेनफॉल का, सबका अलग अलग दिया रहता है। तो उसको थोड़ा सा देखना सीखना है एटलस में भी। क्या जैद, हाँ ठीक है, तुम इंडेक्स देख रहे हो, अच्छी बात है। ये वाला ये इसमें अलग अलग रहते हैं, दिखा दो। एटलस में भी जो है शुरू में पता नहीं होता हम लोग को, ये पूरा का पूरा अलग से पूरा का पूरा रहता है। इस ऊपर लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में है, ये आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड मेजर, ये पूरा का पूरा इसमें है। ये स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है आपका, जो ये वाला है स्ट्रक्चर के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये इसका चार्ट बना के दिया है कलरफुल। ये आपका आर्कियन वाला कौन सा हो गया, ये वाला आर्कियन ग्रीन कलर का दिया हुआ, ये वाला ग्रीन कलर हो गया जितने आर्कियन वाले हैं, दिख रहा है, आ रहा है ना समझ में। तो इस तरीके से इस मैप को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइट, लाइट है तो लाइट वाला नहीं है, प्रोटेरोजोइक प्री कैम्ब्रियन वाले थोड़ा बहुत, तो नोट करके थोड़ा सा हिमालय के आंतरिक भागों में मिलता है बस लिख लेना, रीढ़ की हड्डी। हिमालय में वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, हिमालय, तो हिमालय में क्या याद रखना है,
हिमालय वैसे तो अवसादी चट्टानों से बना है, लेकिन होता क्या है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ऊपर के मलबों का फोल्डिंग हुआ है ना, ऊपर के जो मलबा है सेडिमेंट्स इसका फोल्डिंग हो गया, तो नीचे की जो आग्नेय कांतरी चट्टाने हैं ये भी थोड़ा बहुत फोल्ड होकर के कहाँ घुस गई है, बीच में घुस गई है, हिमालय के बीच में। ध्यान देना, जो एक्सेप्शनल वही पूछता है यूपीएससी। तो हिमालय के बीच में, बीच बीच वाले भागों में हिमालय के क्या मिलेगा, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी के समान यहाँ पे मिलता है ग्रेनाइट नीस मिलते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने मिलती है, ग्रेनाइट नीस वगैरह मिलती है, ग्रेनाइट नीस वगैरह मिलती है। कहाँ पर, बैकबोन के समान, रीढ़ की हड्डी के समान बीच में। समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो ये एक्सेप्शनल जरूर पूछेगा, हिमालय के गर्भ में कौन सी चट्टाने मिलती है, क्वेश्चन आएगा तो हिमालय के गर्भ में, हिमालय के आंतरिक भागों में, तो आंतरिक भागों में ग्रेनाइट नीस मिलेगी, ऊपरी भागों में अवसादी चट्टान मिलेगी, सेडिमेंट्री मिलेगी। तो बीच में कहाँ से घुस गई, समझ में आया है ना भाई? क्या, मलबा तो ऊपर हो गया, लेकिन जिसके ऊपर मलबा है उसके नीचे तो ग्रेनाइट नीस है, तो जब फोल्डिंग हुआ तो मलबा तो हो ही गया, लेकिन उसके नीचे का ग्रेनाइट नीस भी फोल्डिंग होकर के थोड़ा सा अंदर में बीच में घुस गया। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी रखना है, रटना नहीं है। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। तो हिमालय मुख्यतः किससे बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। हिमालय मुख्यतः किससे बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अभी पढ़ेंगे। लेकिन बीच बीच में क्या मिलती है, ग्रेनाइट नीस टाइप ऑफ आर्कियन रॉक्स मिलती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी मिलती है। ये थोड़ा सा माइंड में डाल के रखना है। बाकी चीजें, ये हो गया आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो कई सारे धात्विक खनिज मिलते हैं यहाँ पर, इसका महत्व, आर्कियन क्रम की चट्टानों का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आर्कियन क्रम के कारण से जैसे आपका कर्नाटक में क्या मिलता है, कर्नाटक में क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। कर्नाटक में आपका कोलार की खान है, कोलार में गोल्ड मिलता है, और आयरन भी मिलता है। कर्नाटक में क्या मिलता है आपका, आयरन मिलता है कि नहीं? तो ये छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में खनिज संसाधन भरे पड़े, कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो यहाँ पे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज आपके मिलेंगे, खास करके धात्विक मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, मिनरल्स में। आयरन हो गया, कोल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कोल नहीं मिलेगा। आपका जो है आयरन हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब मिलेंगे यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक मेनली मैग्नीज के लिए जाना जाता है, लोहे के लिए जाना जाता है ना। कर्नाटक में ठीक ठाक विस्तार मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक में ज़्यादा मिलेगा। तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत सलेम उलेम में लोहा मिलता है। चलिए, तो ये हो गया आपका आर्कियन क्रम। नेक्स्ट हमारा है धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। धारवाड़ कहाँ पर है, तो धारवाड़ एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटक में, उसी के नाम पे। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए उनके साथ साथ ही मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से क्या हुआ, चट्टानों के टूटने फूटने से आपका इंग्लिश में क्या लिखोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे, है ना, वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ, या वेदरिंग वर्ड यूज कर सकते हो, या टूटने फूटने के लिए कॉमन वर्ड कौन सा यूज करते हो, ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ ना। वेदरिंग का भी वर्ड है, वेदरिंग का मतलब ही चट्टानों का टूटना फूटना होता है। वेदरिंग का मतलब आपका हिंदी में अपक्षय होता है। हिंदी में क्या लिखोगे, अपक्षय, आर्कियन क्रम के अपक्षय से। और हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, वेदरिंग। स्पेलिंग समझ में आ रही ना, वेदरिंग, चिराग समझ में आ रहा है? वेदरिंग और ब्रेक डाउन ऑफ आर्कियन ऑर्डर रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स फॉर्म्ड। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से।
तो डेफिनेटली आर्कियन क्रम की जो विशेषताएं किस में आ जाएंगी, आपकी धारवाड़ में आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो लेकिन ये परतदार चट्टानें हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, क्योंकि चट्टानों के टूटने फूटने से जो मलबा सेडिमेंट मिला, उसके डिपोजिशन से आपका क्या होता है, इसका निर्माण हुआ है। टूटने फूटने से प्राप्त मलबे के डिपोजिशन से, प्राप्त मलबों के क्या हुआ, निक्षेप से, उनके निक्षेप से चट्टानें बनी है। आ रहे ना बस मैंने, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स of Archean order rocks formed due to deposition of sediments from weathering of Archean order rocks। समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगी। किस प्रकार की रॉक्स होंगी ये? सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, है ना। मेटामॉर्फिक तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इग्नियस नहीं होंगी, उसके टूटने फूटने से बनी है। इसलिए यदि क्वेश्चन आए ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल कौन सा है, तो धारवाड़ आएगा। आ रही बात समझ में? ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, सबसे प्राचीनतम अवसादी या परतदार चट्टान पूछेगा तो आंसर क्या होगा, प्राचीनतम अवसादी या परतदार चट्टान। आया समझ में जैद? ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री, सिर्फ ओल्डेस्ट वर्ड यूज करेगा, ओनली ओल्डेस्ट पूछेगा तब तो आर्कियन आ जाएगा, और ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री पूछेगा तब धारवाड़ आएगा। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे। तो ये पॉइंट याद रखना है। और ये मिलती कहाँ पर है आपको, इसकी विशेषताओं में भी यही आएगा, इसमें भी जीवाश्म अभी तक नहीं मिलते हैं, है ना। इसमें भी उन्हीं के जो सेडिमेंट्स है, तो उसमें जीवाश्म नहीं है, तो यहाँ पर भी जीवाश्म नहीं मिलते, यहाँ पर भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। चले आगे। तो यहाँ पर जो है, तो ये हो गया आपका। अब ये मिलती कहाँ पर है, तो जो आर्कियन क्रम के साथ साथ ही मिलती है। तो ये अभी देखा हमने मैप में, तो जहाँ जहाँ आर्कियन मिलता है वहीं वहीं पर क्या मिलता है आपका, जो है धारवाड़ भी मिलता है। तो आर्कियन एंड धारवाड़ फाउंड टुगेदर, आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स फाउंड टुगेदर। आ रही बस समझ में? दोनों लगभग क्या मिलेंगे, साथ साथ। अरावली वाले रीजन में मिलेंगे, उधर छोटा नागपुर है, पूरा का पूरा साउथ इंडिया के अधिकांश पार्ट में, दक्कन ट्रिप और उसको हटा दो तो। आ रही बात समझ में? याद हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भारत के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें मानी जाती है। आर्थिक रूप से मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रॉक्स कौन सी है, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चट्टानें क्वेश्चन आएगा तो धारवाड़ है। इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रॉक इन इंडिया, लिख लो पॉइंट, मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रॉक्स इन इंडिया, दैट इज द धारवाड़। क्यों? क्योंकि जितने मेटालिक मिनरल्स है, मेटालिक मिनरल्स है, जितने भी धात्विक खनिज है, लोहा, निकल, मैग्नीज, ये सब मुख्यतः इसी में ज़्यादा मिलते हैं ना। आर्कियन में तो कम, आर्कियन से बने हुए हैं, तो आर्कियन तो बहुत सॉलिड हो गई सबसे पहले बनी, तो उसी के टूटने फूटने से ऊपर जमा होकर के ये चट्टान बन गई। तो डेफिनेटली किसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो धारवाड़ में, क्योंकि आर्कियन टूटी फूटी उसमें भी थे, लेकिन वो दूसरे किसमें रूप में चेंज हो गई आपके धारवाड़ में। तो अवसादी को तोड़ना आसान होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक मिलते हैं। जितने मेटालिक मिनरल्स है धात्विक में, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब मेटालिक मिनरल्स मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे, तो यहीं पर मिलेंगे, है ना। बॉक्साइट नहीं आएगा, बॉक्साइट अलग से आएगा आपका बाद में, टर्सरी लेटराइट की चट्टानों में। आ रही बस समझ में? यस या नो, जल्दी बताओ। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रॉक कौन सी है, तो धारवाड़ क्रम की रॉक है।
तो ये हो गया आपका धारवाड़ के बारे में। और धारवाड़ जो वर्ड है कहाँ का है, कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो लोहा वगैरह वहीं पे मिलता है फिर। तो ये हो गया आपके धारवाड़ के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ आपका कुड़प्पा, कडप्पा नहीं, कुड़प्पा है, कुड़प्पा हिंदी में। तो कुड़प्पा ये कैसे बनी थी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से बनी। बाद में फिर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। तो धीरे धीरे इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, इनके अपक्षय से धारवाड़ का अपक्षय हुआ। तो अपक्षय से कौन सी चट्टानें बनी, धारवाड़ के वेदरिंग से, वेदरिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जीवाश्म मिलना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत जीवाश्म मिलना स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग अर्ली एज के आपके जो है रेयर इन द कुड़प्पा सिस्टम, क्लियर है। अर्ली लाइफ के कुछ थोड़ा बहुत मिलते हैं, अर्ली लाइफ के एविडेंसेस जो है थोड़ा बहुत मिलते हैं कहाँ पे, कुड़प्पा में। इसका लिख ले, बनती किसी समझ में आ गया ना, बनती कैसी, कुड़प्पा धारवाड़ क्रम के वेदरिंग इरोजन से बनती, वेदरिंग से बनती, ब्रेकडाउन से बनती है, राइट। और यहाँ पे थोड़ा सा जीवाश्म मतलब अर्ली लाइफ फॉसिल्स मिलना स्टार्ट होते हैं, अर्ली लाइफ फॉसिल्स, स्टार्टिंग जीवन के, प्रारंभिक जीवन के अवशेष मिलते हैं, थोड़ा बहुत जीवाश्म मिलना स्टार्ट होता है। आया समझ में। तो कुड़प्पा ऑर्डर रॉक्स में ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को, कुड़प्पा ऑर्डर रॉक्स में ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैंने कहा ना कि फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं मोस्टली, कई जगह पे दिस रॉक्स आर मोस्टली कंसिडर्ड पुअर इन फॉसिल्स, बहुत कम मिलते हैं, लार्जली अनफॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से थोड़ा बहुत मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलते अभी भी, है ना। बहुत ही फॉसिल्स मिलते तो है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं, स्मॉल पार्ट में मिलते हैं, पुअर इन फॉसिल्स, है ना। ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्या करेगा, लेके एबंडेंस फॉसिल्स फाउंड फ्रॉम द कुड़प्पा रॉक्स, तो एबंडेंस लिख देगा तो, अत्यधिक लिख देगा तो गलत हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट होता है अर्ली लाइफ, मैंने कहा एक एक वर्ड्स को ध्यान से याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है, तब जा करके यूपीएससी। अब मैंने इसी इतना लिखवा दूंगा, फॉसिल्स मिलते हैं और एग्जाम में दे देगा फाउंड इन एबंडेंस करके बोले देगा, अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। तो फिर वहाँ पे तो बहुत ही स्टार्टिंग, मैंने कहा नया नया जीवन अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं, है ना। पुराने बुक्स में मिलेंगे तो अपसेंट ऑफ फॉसिल्स भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा और क्लियर किया अभी, थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं। चलिए, तो जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब इसके अलावा कुड़प्पा क्रम का कहाँ कहाँ मिलते बताया मैंने, अभी मैप मैप बनाया तो उसमें याद आ रहा है। तो ये मुख्य रूप से कुड़प्पा जो वर्ड आया है, कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से आया है, यहाँ पे मिलता है। ये आपका कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, आंध्र प्रदेश। सेमी क्रिसेंट अर्धचंद्राकार फॉर्म में मिलते, सेमी क्रिसेंट फॉर्म में, सेमी सर्कल के रूप में मिलते, अर्धचंद्राकार रूप में। आंध्र प्रदेश में ये अर्धचंद्राकार, है ना, अर्धचंद्राकार बना नहीं है, ऐसे बनाना है, ठीक है, हाफ सर्कल या सेमी क्रिसेंट, अर्धचंद्राकार। आया समझ में, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और इसके अलावा फिर थोड़ा बहुत ये आपका अरावली के साथ साथ नीचे यहाँ पे फिर से मिलते हैं, एटलस देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया होगा थोड़ा बहुत कुड़प्पा, अरावली के पास में साउथ ईस्ट में नीचे थोड़ा सा मिलते हैं कुड़प्पा, फिर से मिलते हैं।
यहाँ पर भी कुड़प्पा मिलता है, अरावली के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा दिया है। हाँ, मैप को मैंने कहा ना, मैप स्टडी ध्यान से करनी है। मेन तो मिलेगा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है। फिर चलूँ आगे, और छत्तीसगढ़ में मिलता है, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी थोड़ा बहुत मिलेगा। बाकी एमपी छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ चूना मिल रहा है वहाँ पे कुड़प्पा मिलेगा। तो चूना पत्थर जो मिलता है, इसके अलावा थोड़ा बहुत एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऊपर साइड में, सॉरी बस्तर उस्तर साइड में, यहाँ पे नीचे साइड में मिलता है। आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है ना छत्तीसगढ़ ऊपर वाला पार्ट, तो उस क्षेत्र में भी मिलेगा आपका थोड़ा बहुत कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। राइट, छत्तीसगढ़ में भी आपका आर्कियन के बाद मेरे ख्याल से गोंडवाना होगा, फिर कुड़प्पा होगा। तो ये हो गया आपका कुड़प्पा ऑर्डर रॉक्स। तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें फेमस है चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? लाइमस्टोन मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी चूना मिल रहा है, मतलब मुख्य रूप से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना मिलता है। और पुराने हैं तो संगमरमर मिलता है। मध्य प्रदेश संगमरमर में, भारत में मध्य प्रदेश राजस्थान आता है कि नहीं आता है? तो यही जब पुराने हो, पुराने वाले क्षेत्रों में चूना ही कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया आपका? संगमरमर, कल बताया था मैंने। तो वही जो है ओल्डेस्ट है, नीचे दब गए, तो दबने से वही क्या कन्वर्ट हो गए आपके मार्बल्स में। आ रही बात समझ में भाई तुम लोगों को? है ना, जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करते वो ऑनलाइन देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे मुझे नहीं पता है। श्रेया, देखते हो? कवर हो जाता है ना? तो फिर वही, पीछे का कवर नहीं करोगे तो आगे की चीज़ें। अब कल मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है रॉक्स के बारे में, सब मार्बल किससे बनता है, कैसे बनता है। अब कल वाला क्लास इसने नहीं देखा होगा तो आज उसको उतना समझ में नहीं आएगा, पढ़ लेगा, याद करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरलिंक नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्लास, कुछ चीज़ें जो इंटरलिंक्ड होती है उसको थोड़ा सा पीछे भी देखना जरूरी है। तो ये हो गया चूना पत्थर, संगमरमर। इसके अलावा बलुआ पत्थर मिलता है, सैंड स्टोन मिलते हैं, बलुआ पत्थर या बालू का पत्थर, बालू का पत्थर। और एस्बेस्टस की सीड, एस्बेस्टस भी मिलता है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी आपका जो है, एस्बेस्टस एक मिनरल है, खनिज है। पहले ऊपर में सीट लगती थी एस्बेस्टस की, अब तो टीन की लगाते हैं हम लोग। अब टीन की लगाते, पहले बहुत पहले आपका एस्बेस्टस लगाते थे ऊपर वाले सीट में। पुराने गवर्नमेंट वगैरह के क्वार्टर्स देखेंगे तो मिलता होगा। और कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, खास करके गोंडवाना, सॉरी कुड़प्पा में। इस वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा, नाम सुना है? हिस्ट्री में भी आएगा कहीं ना कहीं, गोलकुंडा। तो यहाँ पे हीरा मिलता है, गोलकुंडा का हीरा। मेरे ख्याल से जो सबसे कौन सा हीरा महंगा वाला, क्या नाम था वो? कोहिनूर हीरा, मेरे ख्याल से यही। क्या है, देख लो एक बार, गूगल मार लो, काम आएगा। कोहिनूर हीरा मेरे ख्याल से ही गोलकुंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाले रीजन से देखो एक बार, कोहिनूर हीरा आपका। क्या है, गोलकुंडा वाले रीजन से मिलता है, ठीक है। तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। गुंटूर आंध्र, हाँ, डिस्ट्रिक्ट आपका गुंटूर है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में, कुड़प्पा रॉक्स के बारे में। इतनी चीज़ें माइंड में, दिमाग में फिट करके रखनी है। क्लियर हो पॉइंट? चलिए आगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पता है, ये सब याद करना पड़ेगा। क्लास में जितना बता दिया उतना ही काफ़ी है, प्रिंटेड नोट्स नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, क्योंकि याद तो इतने ही रखने हैं, जितना मेरे को याद है, जितना पॉइंट्स मेरे को याद है, उतना तुम लोग को भी याद हो जाए तो टॉप कर जाओगे। समझ गए ना? जितना मेरे को याद है और जितनी समझ उतनी विकसित हो जाएगी तो यूपीएससी टॉप कर जाओगे। टॉपर के पास भी
इतना नहीं होता है, तो इतना पढ़ने में याद करने में टाइम लगेगा। तो चलिए ये हो गया आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विंध्यन क्रम, विंध्यन ऑर्डर रॉक्स में। क्या चिराग याद हो जाएगा इतना? अभी बायोलॉजी पढ़ करके निकले हो तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सरल ऐसे देखेंगे तो सरल लगता है ना। साइंस से तुलना में, साइंस में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, रटना पड़ता है, रटना मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बहुत सरल लगता है साइंस वालों के लिए। यदि इंटरेस्ट आ जाए तो सरल लगेगा, और इंटरेस्ट कब आएगा? जब थोड़ा अच्छे से पढ़ाने वाला मिल जाए तो इंटरेस्ट आता है। ठीक से पढ़ाने वाला नहीं मिलता तो फिर, हिस्ट्री मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पढ़ाने वालों को टीचर ही, मैंने पढ़ा भी नहीं किसी टीचर से, खुद ही पढ़ा है। ठीक, उस समय जीएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था, तो ऑप्शनल कोचिंग की थी मैंने और जीएस खुद से किया था। तो कई सारी चीज़ें क्या है कि नो डाउट टीचर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। खुद से पढ़ा तो मेरा कभी जीएस में अच्छे से उतना डेवलप नहीं हो पाया था, बाद में खुद पढ़ाने लगा तब जाके डेवलप हुआ है। लेकिन किसी क्लास कर लेता तो शायद मेरे नैया पार हो जाती उस समय क्योंकि जीएस की समझ में विकसित नहीं कर पाया था जितनी एक अच्छी कोचिंग या टीचर्स के द्वारा मिल जाती, तो शायद मैं वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शनल में मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आते थे ज्योग्राफी में। जीएस में उतना मैंने कभी हिस्ट्री ध्यान से नहीं पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से नहीं पढ़ा, अपने हिसाब से बस एक बुक को 10 बार पढ़ करके जितना समझ में आ गया, जितना याद हो गया, फिल्म्स निकल जाता था। लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, तो उसके पीछे बाद में समझ में आया कि शायद उसकी भी क्लास कर लेनी थी किसी टीचर या किसी कोचिंग से, तो वहाँ पे नैया पार हो जाती। हाँ, मतलब फाइनल सिलेक्शन कहीं लटक लेते। ठीक है, मेंस में, मेंस तो हो जाता था क्लियर। और सेकंड ऑप्शन पबेड था, वो भी कमज़ोर था। पबेड में भी किसी टीचर की हेल्प नहीं ली थी, खुद ही करने के चक्कर में। चलिए, किस्मत जहाँ होती ले जाना होता वही ला के पटकती है फाइनली। तो जहाँ पे है इसलिए ज़्यादा उसका रिग्रेट नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद मैं आईएएस बनता तो भी छोड़ना ही पड़ता मुझे, नहीं कर पाता जॉब अब। हाँ हाँ, वहाँ पे भी छोड़ ही दिया था मैंने, तो इसलिए मैंने कहा ना कि बनता तो भी नहीं छोड़ पाता, कि मुझे लगता है नहीं कि जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे सर के साथ जाऊँ, लेकिन मेरे आदत कभी रही नहीं किसी को कुछ बताने की, पूछने की आदत ही नहीं रही है लाइफ में बचपन से। तो मैं इन लोग को कुछ बताता बताता नहीं हूँ, तो मतलब सब मेरी आदत नहीं है। रिपोर्ट जहाँ लगेगा मुझे ज़रूरत है तभी पूछूंगा और अपने हिसाब से काम करूँगा। तो वो डिफरेंसेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं मेरे को। तो कहने का मतलब वही है कि आदत रही नहीं है। बचपन शादी भी किया तो मैंने पूछा नहीं, बताया, जब इतना बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ, सिर्फ शादी किया तो बताया कि जाके देख लो घर बार ठीक है कि नहीं, ठीक है उनसे शादी करनी है। पूछा नहीं मैंने, बताया कि हाँ देख लो बस करके ठीक है। तो आदत ही नहीं रही है। नाइन्थ क्लास एक्चुअली में क्या है कि नाइन्थ क्लास से घर वाले बाहर भेज दिए, फिर पापा ने कभी इंटरफेयर किया नहीं, मतलब जो करना है करते जाओ, ठीक है तुमको लग रहा था कर लो। तो कभी आपका ज़रूरत पड़ी नहीं, मतलब रखा कि जो भी सोच रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो इस कारण से। तो मेरा नेचर अभी भी लगता है कि मैं कहीं पे जॉब नहीं कर पाऊँगा या जॉब नहीं कर पाता हूँ, वो मैं अभी भी फील करता हूँ, तो इसलिए इंडिपेंडेंट टाइप का रहा है। तो अब फील होता है, जैसे मैं अब कई सारे अधिकारियों को देखता हूँ, तो भले आईएएस है लेकिन रिपोर्ट तो सीनियर को करना ही पड़ेगा, है ना। दो चार मंत्री के चमचे आकर के, ठीक है चिल्ला के, या फिर अपने आप को ज़्यादा ही समझ लेते, मंत्री से बड़े समझते हो कौन है आपके, उनके चमचे लोग समझते जो आ जाएंगे, और तो उनके भी कभी कभार न चाहते सुनना पड़ता है। चलिए विंध्यन में आते हैं, तो विंध्यन श्रेणी, विंध्यन कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में एक माउंटेन है विंध्यन माउंटेन, है ना। तो यहाँ के ऊपर की रॉक्स तो आपका आर्यन धारवाड़ के साथ ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नदी घाटियाँ हैं, यहाँ पर विंध्यन माउंटेन के साथ साथ में जो नदी घाटी, विंध्यन और उसके बीच में, सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है ना। ऊपर है विंध्यन, नीचे है सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। इस नदी घाटी के साथ में पूरा का पूरा जो चट्टाने मिलती है वो कौन से क्रम के नाम दिया गया है? विंध्यन क्रम नाम दिया गया। तो यहाँ पर विंध्यन क्रम मिलता है पूरा का पूरा, यहाँ पे एमपी राजस्थान बॉर्डर से लेके बिहार तक आपके जो नदी घाटी विंध्यन
और सतपुड़ा के बीच में नदी घाटियों में मिलती है। विंध्यन एवं सतपुड़ा के बीच नदी घाटियों में, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इन रिवर वैलीज इन बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा। आप क्या रिवर वैलीज इन बिटवीन विंध्यन एंड रिवर वैलीज इन बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा कौन सी चट्टानें मिलती है, उसका नाम दिया गया विंध्यन क्रम, इसलिए नाम ही दिया गया। विंध्यन के साथ साथ नीचे मिलती है ना। विंध्यन ध्यान रखना, विंध्यन जो माउंटेन है वो उसमें तो आर्कियन क्रम की ही मिलेंगी आपको। विंध्यन जो माउंटेन है वो ओल्डेस्ट आपका जो है जो रॉक थी आपका पेनिनसुलर इंडिया की, उसी के साथ साथ विंध्यन, लेकिन इसके बीच में जो है नदी घाटियां, नदी बहती है, तो नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेपित हुआ है उन चट्टानों को क्या नाम दिया गया आपका, विंध्यन क्रम नाम दिया गया। आया समझ में। तो ये कहाँ से कहाँ मिलेंगे आपका, एमपी राजस्थान सीमा से लेकर के बिहार तक, बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक ये चट्टानें मिलती है। और कुड़प्पा के बाद इनका निर्माण हुआ। आया समझ में। तो ये कौन सी चट्टानें होंगी इसमें, अवसादी परतदार चट्टानें हैं, निक्षेप से बनी मतलब सीधा सीधा है ना, नदियों के घाटियों में मिल रही है, तो नदियों का मलबा जमा होगा तो कौन सी चट्टानें बनेंगी आपका, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसी को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सेडिमेंट्री और स्ट्रेटा रॉक, सेडिमेंट्री और स्ट्रेटा रॉक। क्लियर है पॉइंट। चलूं आगे। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलती है। इसमें जीवाश्म मिलेंगे मिलेंगे, बहुत पुरानी होगी। कुड़प्पा के बाद जीवाश्म अच्छे से मिलना, धूमधाम से मिलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जीवन अच्छे से पनप चुका था। तो नदी घाटियाँ हैं, तो नदियों के आसपास तो पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, जीव जंतु ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जीवाश्म आपका धूमधाम से मिलते हैं, इनफ मिलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो यहाँ तक कोई समस्या। तो यहाँ पे जितनी भी नदी घाटियाँ, नर्मदा नदी के साथ साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलेंगी ना। नर्मदा नदी है ये आपका, इधर से सोन नदी भी जाके कहाँ मिलती है आपका, नहीं सॉरी, सोन नदी तो गंगा में जाके मिलती है, सोन गंगा में मिलती है, लेकिन सोन नदी के साथ में भी, सोन नदी भी इधर से छत्तीसगढ़ से निकल के उधर मैकाल श्रेणी से निकल के ऊपर जाके तो सोन नदी घाटी में भी मिलती है। नर्मदा नदी घाटी, तो बस नाम लिख लो, सोन नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इन सब में मिलती है। भीमा नदी भी है एक, महाराष्ट्र में बहेगी भीमा नदी, भीमा नदी। और राजस्थान में जोधपुर चित्तौड़गढ़ साइड में मिलती है, राजस्थान में जोधपुर चित्तौड़गढ़, जोधपुर चित्तौड़गढ़ है ना। इसके अलावा ऊपरी गोदावरी नदी घाटी, ऊपरी गोदावरी नदी घाटी, ऊपरी गोदावरी नदी घाटी। और उसके अलावा जो है थोड़ा सा एमपी में मालवा क्षेत्र, एमपी में मालवा क्षेत्र, मालवा वाले क्षेत्र में, एमपी वाले भी क्षेत्र में मिलती है। एमपी में तो है ही है वैसे तो बहुत सारा, नर्मदा नदी, सोन नदी सब एमपी से होते हुए बहती है, तो यहाँ तो आएंगे। लेकिन मालवा रीजन आपका, एमपी का मालवा रीजन ये वाला कहलाता है ना। एमपी का जो मालवा का पठार, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, मालवा रीजन। यहाँ पर है मालवा, एमपी में मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र उसको कहते हैं। पूरा पठार में तो नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपका, मालवा वाले क्षेत्र में। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, विंध्यन क्षेत्र में, विंध्यन वाले क्षेत्र में। विंध्यन में बुंदेलखंड भी लिखना है, बुंदेलखंड का नीस वगैरह विंध्यन वाले में मिलेगा, बुंदेलखंड नीस। यहाँ पे बुंदेलखंड है,
थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है आपका। यहाँ पे ग्रेनाइट नीस मिलता है। बुंदेलखंड में भी क्या मिलता है, ग्रेनाइट नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में ग्रेनाइट नीस मिलता है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपका आर्कियन क्रम में आएगा। सॉरी, इसको हटा देना, क्योंकि बुंदेलखंड में ग्रेनाइट नीस मिलता है, इसका मतलब ये आर्कियन धारवाड़ में जाएगा। ये कहा जाएगा आर्कियन धारवाड़ में। थोड़ा बहुत विस्तार मिलेगा, लेकिन मेन बुंदेलखंड नोट करके लिख लो, वैसे कहीं काम आएगा, क्योंकि बुंदेलखंड आपका, बुंदेलखंड मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट नीस मिलता है। बुंदेलखंड अलग से इसको नाम दिया जाता है, बुंदेलखंड नीस कहा जाता है, बुंदेलखंड नीस कहा जाता है। आया समझ में? तो ये आपका हो गया किसके बारे में, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। और विंध्यन क्रम की चट्टानें फेमस है लाल बलुआ पत्थर के लिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो रेड सैंडस्टोन, जिससे जितना भी रेड कलर का बना हुआ है, क्या, लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है विंध्यन क्रम। तो लाल बलुआ पत्थर रेड स्टोन से क्या बना है भाई, है ना, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, और सांची का स्तूप, सांची कुतुब मीनार तो वो कुछ आयरन वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। तो सांची का स्तूप, एमपी में सांची का स्तूप भी है। और लाल कलर से फतेहपुर सीकरी वगैरह का किला होगा मेरे ख्याल से, आगरा का किला। तो जितना भी ये सब लाल कलर के किले बने हुए हैं, यही की चट्टानों को खोद करके निकाले गए। तो लाल किला याद रखना है, जामा मस्जिद याद रखना है 2, सांची का स्तूप याद रखना है, मध्य प्रदेश वाला सांची स्तूप नाम सुना है ना, ये सब नोट डाउन कर लो, ये सब काम आएंगे, महत्व क्वेश्चन आपके कहीं भी पूछ सकता है। इसलिए भवन निर्माण के लिए आपका जाना जाता है। तो ये हो गया आपका लाल। इसके अलावा थोड़ा बहुत चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलता है, चीनी मिट्टी मिलती है। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट और चीनी मिट्टी भी मिलती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा नहीं तुम लोग को, तो इतना पढ़ लो अच्छे से। कल पढ़ेंगे गोंडवाना, दक्कन और बाकी ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर हिमालय हिमालय चढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहले चट्टानों की संरचना, चट्टानों की खुदाई कर लेते हैं, फिर हिमालय की चढ़ाई करेंगे, हिमालय और बाकी पठार उठार की चढ़ाई।